हाँ जी, हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और 2019 में भी यही है और उससे पिछले बुक्स में भी यही वाला क्वेश्चन नंबर 2 ही है ये। हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर और उसका क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो हम इसमें जो है ना क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले और फिर देखते हैं इसको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में कि जल्दी होए हमारा क्वेश्चन। ये कर कोई भी लेगा क्वेश्चन बार-बार बोलता हूँ मैं, जल्दी करना है, वो टॉपर होता है जो जल्दी करता है। जो क्या नाम है कर लेता है वो टॉपर नहीं होता, कर बहुत सारे लेते हैं, जो जल्दी कर लेता है वो टॉपर होता है। अब ज़रा पढ़ रहा हूँ। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 और इसमें फिर आपको ट्रायल बैलेंस या इसमें आइटम्स दी हुई हैं, बैलेंसेस दिए हैं, कैपिटल 1 लाख रुपए, क्रेडिटर्स दिया है, रिटर्न आउटवर्ड ऐसे करके लास्ट दिया हुआ फ्यूल एंड पावर 1000 रुपए। फिर आपको नीचे एडजस्टमेंट दी हुई हैं। अब या तो एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट्स के नाम से लिखी होंगी या एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नाम से लिखी होंगी। तो इस क्वेश्चन में लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन और आपको 4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। पहली मैं पढ़ रहा हूँ, कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 14,500 रुपए है। और कह रहा है आपको प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है 4000 रुपीज। कह रहा है राइट ऑफ बेड डेट्स 5000 रुपए, 5000 रुपए के बेड डेट हो गए हमारे। और कह रहा है अ सम ऑफ रुपीज 400, कह रहा है 400 रुपए का सम है वो ड्यू है फॉर रिपेयर। तो ड्यू फॉर रिपेयर को आप अंडरलाइन करके लिख सकते हो कि भाई आउटस्टैंडिंग रिपेयर वाला खर्चा है ये। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है, आउटस्टैंडिंग कुछ होता है, तो ये कौन-सा आउटस्टैंडिंग खर्चा है? रिपेयर का। ड्यू लिखा है ना, लिखा है रुपीज़ 400 इज़ ड्यू फॉर रिपेयर मतलब ड्यू हो गए हैं वो पैसे। हमने पे नहीं करे लेकिन ड्यू हो गए हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया एक तरीके से आउटस्टैंडिंग रिपेयर। तो आपकी 4 एडजस्टमेंट हैं। अब हमारे को सबसे पहला काम क्या करना है देखो जब भी क्वेश्चन आएगा एडजस्टमेंट वाला और आपके एग्ज़ाम में एडजस्टमेंट वाला ही क्वेश्चन आएगा, तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको बुक में दिखा रहा हूँ एक बार, आपने पेन या पेंसिल जो भी है उसको लेना है और नीचे जो एडजस्टमेंट है ना, नीचे जो एडजस्टमेंट है, उससे रिलेटेड जो ऊपर आइटम है उनको टिक कर लेना है। जैसे लिखा है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी, क्या लिखा है? डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी। तो आपने क्या करना है, ऊपर प्लांट एंड मशीनरी ढूँढना है, पक्का होगा, क्योंकि उसके नीचे डेप्रिसिएशन लगा है तो इसका मतलब होगा ना। तो आपने क्या करना है जैसे ये रहा प्लांट एंड मशीनरी, तो मैं इस पे क्या कर दूँगा एक डॉट लगा दूँगा, एक बिंदी लगा दूँगा, कुछ भी एक टिक लगा दूँगा जिससे आपको पता चल जाए भाई इसमें एडजस्टमेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है राइट ऑफ बैड डेट्स, कह रहा है बैड डेट्स। तो बैड डेट्स किससे रिलेटेड है? डेटर से रिलेटेड। तो ऊपर देखते हैं क्या डेटर्स हैं? हाँ, ये रहे डेटर्स पक्का होंगे। बैड डेट तभी तो होंगे जब डेटर्स होंगे। बैड डेट का मतलब क्या है? पैसे मारे गए। किससे मारे गए? डेटर्स से। तो पक्की बात है ऊपर डेटर्स होगा। तो डेटर्स पे भी कर दिया। फिर भी एक बार नज़र मार लेनी है कि क्या बैड डेट से रिलेटेड और कुछ तो नहीं है? फिर हमारी नज़र पड़ी कि बैड डेट भी है। तो हमने थर्ड वाली एडजस्टमेंट के 2 डॉट लगा दिए, एक यहाँ और एक यहाँ लगा दिया, ठीक है? उसके बाद अगला है अ सम ऑफ 400 इज़ ड्यू फॉर रिपेयर। तो देखते हैं क्या ऊपर रिपेयर्स भी है ना? तो ये रहा हमें रिपेयर्स भी मिल गया, इस पे भी मैंने डॉट लगा दिया। क्लोजिंग स्टॉक की तो कोई डॉट नहीं लगेगा, बट बाकी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट थी, उसके हमने एक डॉट ये लगाया, एक ये लगाया, एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया। 4 डॉट हमारे लग गए हैं। तो आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना मैंने अभी तक बोला है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है। ये डॉट लगा लिया आपने, ठीक है? अब दूसरा काम क्या करना है, अब आपने फॉर्मेट बनाना है, क्वेश्चन देख लिया आपने, आपको लगभग जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अंदाज़ा भी लग जाएगा कि हमारे को कितने बड़े-बड़े फॉर्मेट बनाने हैं। तो पहले लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, ठीक है? और ये मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, इतना फॉर्मेट आई थिंक इनफ रहेगा। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद बनेगा पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 और इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट वैसे तो यहाँ भी आ जाएगा बट कोई नहीं, मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ लगे कि सर ऐसे हो गया बिल्कुल। बैलेंस शीट as on 31st March
2020, ठीक है जी। ये हमारी होगी बैलेंस शीट, ठीक है। ये एसेट है, अमाउंट, लायबिलिटी, अमाउंट, और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है जी। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब आपने देखो कैसे क्वेश्चन करना है, देखो कितना आसान क्वेश्चन होगा। आप कहोगे सर ये इतना आसान क्वेश्चन होता है इस चैप्टर, ये इतना आसान चैप्टर है। अब देखो हमने क्या करना है, हमने एडजस्टमेंट पढ़नी है और जहां उसके डॉट लगाए हैं उनको सॉल्व करना है पहले। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, एक तो यहाँ आता है, यहाँ लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 14,500 रुपए। तो 14,500 क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा है, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा, याद रखना ये सारी आइटम दो जगह जाएंगी। तो एक आ जाएगा स्टॉक यहाँ पे 14,500। अब हाँ जी, हाँ, मतलब क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते, सिर्फ स्टॉक लिखते हैं, हाँ। क्योंकि क्लोजिंग डेट पे तो ये बन ही रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पर सिर्फ स्टॉक वर्ड यूज़ करते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। उसके बाद अब सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या लिखी है हमारे को एडजस्टमेंट, कह रहे डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 4,000 रुपए। तो प्लांट एंड मशीनरी, तो सबसे पहले आप यहाँ प्लांट एंड मशीनरी ही लिख दो। प्लांट एंड मशीनरी, आपने पेपर में शॉर्ट में नहीं लिखना, मैं लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना एग्जाम में। तो प्लांट एंड मशीनरी कितनी लिखी हुई है हमने, अब देखो वहां ऊपर इतने दोबारा ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमने पक्का डॉट लगाया था। तो देखो मुझे डॉट मिल गया, मैंने डॉट लगाया था। और प्लांट एंड मशीनरी मेरी थी 40,000 रुपए की, 40,000 रुपए की है। तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ लिख दूंगा 40,000। और प्लांट एंड मशीनरी कहाँ लिखी है, ट्रायल बैलेंस में। तो ये प्लांट एंड मशीनरी कितनी जगह जाएगी, एक जगह, क्योंकि ट्रायल बैलेंस वाली आइटम एक जगह जाती है और एडजस्टमेंट वाली आइटम दो जगह जाती है। तो इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ये हम लास्ट क्लास में सीख चुके थे कि डेप्रिसिएशन का क्या करते हैं एडजस्टमेंट। तो वो हमें पता है कि क्या करते हैं, 4,000 रुपए कर देंगे यहाँ से कम, और यहाँ लिख देंगे 36,000। और कहाँ जाएगा डेप्रिसिएशन, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम एक लाइन छोड़ देंगे और दूसरे में लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। कितना है, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, 4,000 रुपए लिख दिया। क्या एडजस्टमेंट दो जगह आ गई, हाँ। एडजस्टमेंट क्या थी, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन यहाँ भी आ गया और डेप्रिसिएशन यहाँ भी आ गया। और प्लांट एंड मशीनरी क्या था, ट्रायल बैलेंस वाली आइटम थी, वो एक जगह आ गया। आई होप सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला बढ़ते हैं, लिखा है राइट ऑफ बेड डेट्स 5,000 रुपए। अब देखो आप ध्यान से, बेड डेट्स इसमें ट्रायल बैलेंस वाला भी है और बेड डेट इसमें एडजस्टमेंट वाला भी है। तो क्या युवराज और हर्ष तो थे उस टाइम अभी क्लास में, टीना थोड़ी लेट आई। तो क्या आप लोग कर सकते हो ये वाली एडजस्टमेंट, मैं आपसे पूछता हूँ हर्ष और युवराज से। एक ट्रायल बैलेंस में है, एक एक एडजस्टमेंट में है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले दोनों को ही डिस्कस करा था कि ट्रायल बैलेंस में बेड डेट हो तो उसको क्या करते हैं और एडजस्टमेंट में बेड डेट हो तो उसको क्या करते हैं। क्या आप लोग बता सकते हो मुझे, क्या क्या करूं मैं, बताओ जरा। पहले बात करता हूँ मैं, जो ट्रायल बैलेंस में बेड डेट है, मैंने उस पे डॉट लगाया हुआ है। और उस बेड डेट का मैं क्या करूं, पहले इसकी बात करते हैं। क्या करूं इस बेड डेट का, 2,000 रुपए का। टू बेड डेट्स, कितना अमाउंट है, 2,000 रुपए। तो देखो मैंने अभी अंदर लिखा है इसको किसी वजह से, वो भी आपको खुद ही पता चल जाएगा। टू बेड डेट्स जो कि ट्रायल बैलेंस में ये एक जगह जाना है, तो एक जगह यहाँ लिख दिया। अभी टीना भी समझ जाएंगी कि भाई जो ऊपर बेड डेट्स दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में वो एक जगह जाएगा, और नीचे जो एडजस्टमेंट दी हुई है वो दो जगह जाती है। तो पहला हमने जो एक ट्रायल बैलेंस में ऊपर लिखा था 2,000, वो हमने लिख दिया। अब जो नीचे बेड डेट्स है 5,000 रुपए, उसका क्या करूं, उसकी क्या एडजस्टमेंट। ठीक है, बैलेंस शीट, पहले तो यहाँ बैलेंस शीट पर आते हैं और यहाँ लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स हैं कितने, जरा पहले तो मुझे ये बताओ। सन्ड्री डेटर्स पे मैंने डॉट लगाया हुआ है, 24,000, 24,000 रुपीज। अब कह रहे हैं इसमें से ये वाले बेड डेट माइनस कर दो। तो मैं इसको लिख रहा हूँ फर्दर बेड डेट्स।
फर्दर बेड डेट्स क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 2000 के तो हमें पहले हो गए थे, अब 5000 के और फर्दर हुए हैं, तो इसलिए मैंने क्या वर्ड लिख दिया? फर्दर बेड डेट्स। और कितने रुपए माइनस करूँ इसमें से, 2000 या 5000? 5000, ये लो 5000 मैंने कर दिए माइनस, और ये चला गया 19,000 बाहर। अब ये 5000 जो है ना, ये एडजस्टमेंट में लिखे हैं, तो ये फर्दर बेड डेट जो 5000 ये 2 जगह जाएँगे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। तो एक तो 5000 यहाँ में, दूसरा कहाँ लिखूँ? दूसरा कहाँ जाता है एडजस्टमेंट वाला बेड डेट? जल्दी बताओ। पी एंड एल के डेबिट साइड में। तो पी एंड एल के डेबिट साइड में 2000 तो मैंने लिखा हुआ है, तो इसी में ऐड कर देता हूँ। फर्दर बेड डेट्स। ट्रायल बैलेंस वाला तो एक जगह तो लिखोगे ना? आपको मतलब 2000 लगा था, आपको लगा था पहले कि नहीं, पहले 2000 रुपए वालों ने मना कर दिया था, हम पैसे नहीं दे रहे, वो आपने रिकॉर्ड कर लिया। फिर बाद में आपको पता चला ये बनाते वक़्त, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि 5000 रुपए और डूब गए। तो उस 5000 को भी तो दिखाना पड़ेगा ना, टोटल तो आपको नुकसान 7000 का हुआ है ना। क्लियर हुआ इसको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है? अगर हाँ, अगर ये वाला बेड डेट नहीं होता ना, ट्रायल बैलेंस वाला, तो मैं यहाँ लिखता 2 बेड डेट्स और सीधा 5000 बाहर लिखता। लेकिन ट्रायल बैलेंस वाला भी है, तो इसलिए मैं इसको माइनस करके दिखा रहा हूँ। हाँ जी, युवराज कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, मेरे को लग रहा था, ठीक है, क्योंकि आता है स्टूडेंट्स का ये डाउट, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब बेड डेट वाले भी हमारे पूरा हो गया। अब लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी, लास्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रिपेयर की। तो उससे रिलेटेड ऊपर मैंने डॉट लगाया रिपेयर्स में, और रिपेयर्स वहाँ लिखी हुई है मैंने ₹500। तो रिपेयर्स क्या है? रिपेयर्स को कहाँ लिखना चाहिए? अभी आउटस्टैंडिंग नहीं पूछ रहा, ऊपर ट्रायल बैलेंस वाला पूछ रहा हूँ, रिपेयर लिखा है तो उसको क्या करते हैं हम? अगर पिछला चैप्टर आपने पढ़ा होता तो। पी एंड एल, वेरी गुड। तो आप यहाँ लिखते हो टू रिपेयर्स, और कितने रुपए? ₹500। अब नीचे लिखा है आउटस्टैंडिंग रिपेयर। अब मैं इस आउटस्टैंडिंग रिपेयर का क्या करूँ? बताओगे ज़रा आप लोग, आउटस्टैंडिंग रिपेयर का क्या करते हैं? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग रिपेयर का मतलब है कि है तो वो इसी साल की, बट हमने पे नहीं करी। तो हमारे को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता हमने पे किया है या नहीं किया। हमें तो देखना होता है कि क्या वो इस साल से रिलेटेड है। तो हमें पता चला कि हाँ, ₹500 तो हमने पे कर दिए हैं इस साल, लेकिन ₹400 की और ऐसी हमारी रिपेयर है जिसको हमने पे नहीं करा, लेकिन है वो इसी साल की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग रिपेयर ₹400 ऐड कर देंगे, और यहाँ आ जाएगा ₹900। और ये ₹400 और कहाँ जाएगा? क्योंकि 500 तो एक जगह आएगा, ट्रायल बैलेंस है, लेकिन आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, वेरी गुड। यहाँ पर थोड़ा-सा स्पेस छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर कैपिटल लिखते हैं तो अच्छा वो फॉर्मेट रहता है। तो कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग, इन सबको छोड़ देते हैं मान के चलो। तो 3-4 लाइनें छोड़ के आप यहाँ लिख दो क्या, आउटस्टैंडिंग रिपेयर। और कितने रुपए आउटस्टैंडिंग रिपेयर? ₹400। क्या जितना मैंने अभी तक कराया है कुछ डाउट है तो पूछ लो, कि सर आपने जो अभी तक कराई है एडजस्टमेंट्स, हमें उसमें डाउट है, ये डाउट है या वो डाउट है, तो पूछ लो। और जो ऊपर मैंने डॉट लगाए हैं ना, क्या वो सारे डॉट पूरे हो गए? मैंने प्लांट एंड मशीनरी पे डॉट लगाया, हो गया। सन्डरी डेब्टर्स पे डॉट लगाया, हो गया। रिपेयर्स पे डॉट लगाया, हो गया। बेड डेट्स पे डॉट लगाया, हो गया। क्या और कोई हमारा डॉट बचा है ऊपर, या कोई एडजस्टमेंट बची है, या जितना मैंने अभी तक कराया उसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, पहली बात तो। नहीं है डाउट। अब आपको मैं एक बात बोलता हूँ, मुबारक हो, अब आपका ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ऊपर आइटम्स लिखी हैं, उनको लिखते रहो जहाँ-जहाँ लिखना है। जो डॉट वाले आएँगे उसको छोड़ दो। सोचो आपकी एडजस्टमेंट पूरी हो गई, अब आपका ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया जैसा आप पिछले चैप्टर में पढ़ते आ रहे हो। ज़रा देखते हैं क्या ये क्वेश्चन अब वैसा ही बन गया है, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ते आए हैं विदाउट एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि जितनी एडजस्टमेंट्स थी वो हमने कर ली, बाकी क्वेश्चन कैसा बन गया ये? विदाउट एडजस्टमेंट जैसा। अब मैं वही वैसे ही करूँगा जैसे मैं पिछला चैप्टर करता था। आइटम पढ़ूँगा, सोचूँगा कहाँ आनी है और वहाँ लिख दूँगा। जैसे कैपिटल, कैपिटल कहाँ लिखते हैं हम? ₹1,00,000 बैलेंस शीट में, तो यहाँ लिखूँगा कैपिटल ₹1,00,000। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ लिखता हूँ मैं? यहाँ पे, लायबिलिटी साइड में। तो क्रेडिटर्स कितने हैं? ₹12,000।
ठीक है जी। उसके बाद क्या है? सेल्स है, नहीं रिटर्न आउटवर्ड है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है परचेज़ रिटर्न। तो परचेज़ रिटर्न इसमें दे रखी है, तो वो कहाँ लिख दूँ मैं? एक यहाँ पर लिख दूँगा परचेज़ रिटर्न। अभी हमने परचेज़ नहीं आया, लेकिन हमें पता है परचेज़ रिटर्न परचेज़ में से माइनस ओह! सॉरी मैंने गलत जगह लिख दिया। यहाँ आएगा। हाँ, यहाँ तो ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिर परचेज़ेज़ आएगा और यहाँ लिख देता हूँ परचेज़ रिटर्न। यहाँ इसको सेल्स कर देता हूँ क्योंकि सेल्स रिटर्न भी है क्वेश्चन में, मेरी नज़र पड़ गई थी। तो परचेज़ रिटर्न क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? ₹5000 तो 5000 मैं इसमें से लेस कर देता हूँ। अभी किस में से करना है वो बाद में देखेंगे, हम तो बस सीरियल वाइज़ चलते रहेंगे। उसके बाद आ गई सेल्स, हमने नज़र मार ली थी नीचे रिटर्न इनवर्ड भी था, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय सेल्स। सेल्स कितनी है हमारी? 1,64,000 1,64,000 उसके बाद क्या है? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमें पता है क्या होती है हमारी? लायबिलिटी होती है। बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना अमाउंट है? बिल्स पेबल का हमारा 5,000 का अमाउंट है, तो 5,000 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब मैं इसको कर चुका हूँ, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद है सन्डी डेटर्स, डॉट लगा हुआ है, मतलब मैं इसको कर चुका हूँ, आगे बढ़ो। फिर आ गया ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स क्या करते हैं? यहाँ से माइनस करते हैं कैपिटल में से। तो ड्राइंग्स हमारी कितनी है? ₹10,000 की ड्राइंग्स है, तो ₹10,000 की ड्राइंग्स लिख दी हमने। फिर आ गया परचेज़ेज़, तो परचेज़ेज़ हमें पता है यहाँ आता है। परचेज़ेज़ हमारा यहाँ आएगा, टू परचेज़ेज़ और परचेज़ेज़ कितनी है? ₹1,05,000 ₹1,05,000 ठीक है, अभी हम इसका टोटल-वोटल सब बाद में करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, फिर है रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, वो 3,000 दे रखी है, हम पहले इसको लिख चुके थे, तो अब इसको ₹3,000 हमने यहाँ माइनस करने हैं। उसके बाद क्या लिखा है? वेजेज़, तो वेजेज़ आपको पता है यहाँ आती हैं, टू वेजेज़, वेजेज़ कितनी है? ₹50,000 50,000 ठीक है, हमें पता है इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि हम एडजस्टमेंट तो पहले ही कर चुके हैं, अब तो हमने वैसा क्वेश्चन कर दिया, जैसे हम पिछला चैप्टर पढ़ते आए हैं। फिर आ गया बैंक, अब हमें पता है बैंक तो यहाँ आएगा, एसेट है हमारी बैंक। बैंक आ गया ₹10,000 बैंक भी लिख दिया हमने ₹10,000 फिर आ गया रिपेयर्स, उस पे डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब मैं कर चुका हूँ। फिर आ गया स्टॉक, ओपनिंग वाला, तो मैं यहाँ लिख दूँगा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ₹20,000 ₹20,000 नेक्स्ट पढ़ते हैं 20,000 ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या रेंट है। रेंट कहाँ आता है? यहाँ आता है पी एंड एल अकाउंट में। तो टू रेंट, रेंट कितना है? ₹4,000 रेंट है ₹4,000 रेंट के बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या लगता है आप लोगों को? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री का खर्चा है या फैक्ट्री के बाहर का खर्चा है मैन्युफैक्चर करना? डायरेक्ट है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ। तो देखो, मैंने आप लोगों को आज तक नहीं बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या होता है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक वो डायग्राम बना दिया था, जिससे आप पेपर में भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि सर ने यार ये बताया था कि फैक्ट्री के अंदर का उससे पहले का खर्चा डायरेक्ट है, उससे बाहर का इनडायरेक्ट है। तो आपको खुद ही पता है भाई मैन्युफैक्चरिंग तो ऑब्वियसली फैक्ट्री के अंदर होती है, तो ये आप खुद भी वहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो। वरना कुछ टीचर क्या करते हैं, लिस्ट पकड़ा देते हैं स्टूडेंट्स को, ये रट लो भई कि ये वाले डायरेक्ट हैं, ये वाले इनडायरेक्ट है। कितनी लंबी लिस्ट पकड़ा दो आपको, आपको याद हो जाएगी क्या? आपके 13-14 चैप्टर हैं, इसमें लर्निंग थोड़ी हो पाएगी कि ये रट लो। तो इसलिए आपने समझ के करना है इसको। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं आपके? ₹8,000 तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हम लिख देंगे ₹8,000 उसके बाद क्या है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब मिसलेनियस मतलब होता है इधर-उधर के खर्चे। तो जब तक डायरेक्ट नहीं है तो हम कौन से मानेंगे उसको? इनडायरेक्ट मानेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस मिसलेनियस अच्छा ट्रेड लिखा है। बाकी लोगों में क्या लिखा है मिसलेनियस या ट्रेड? हाँ, तो ट्रेड एक्सपेंस भी ये नहीं सोचना कि वो ट्रेडिंग एक्सपेंस है। ट्रेड एक्सपेंस का मतलब सुन लो क्या होता है। ट्रेड मतलब आपको लोग आप लोगों को पता है ट्रेड मतलब क्या होता है? ट्रेड मतलब होता है बिज़नेस। हाँ, ट्रेड मतलब हो गया बिज़नेस, लेन-देन या ट्रेड मतलब हो गया बिज़नेस। तो बिज़नेस के एक्सपेंसेस तो कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं सर ट्रेड मतलब तो ये तो ट्रेडिंग से सुना देखा-देखा वर्ड मतलब ट्रेड और ट्रेडिंग तो एक जैसा सा वर्ड है, तो ये ट्रेडिंग एक्सपेंस मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए। ऐसी गलती बिल्कुल मत कर देना।
आधे स्टूडेंट ट्रेड एक्सपेंस को देखते हैं और फटाफट से ट्रेडिंग में लिख देते हैं। ट्रेड एक्सपेंस का मतलब कतई ये नहीं है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा वो। ट्रेड एक्सपेंस का मतलब है बिज़नेस का एक्सपेंस। तो बिज़नेस का एक्सपेंस तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है और जब तक वो हमें पता नहीं मतलब कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो तब तक वो सारे एक्सपेंस कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। तो मेरे उसमें मिसलेनियस लिखा है या मैं इसको ट्रेड भी कर दूँ, तो भी वो यहीं आना है। चाहे ट्रेड एक्सपेंस लिखा हो, चाहे मिसलेनियस एक्सपेंस लिखा हो, वो पी एंड एल में ही आना है। तो बार-बार बोल रहा हूँ एग्ज़ाम में गलती मत कर देना कि ट्रेड एक्सपेंस आ जाए और आप ट्रेडिंग में लिख दो। नाम से कन्फ्यूज़ मत हो जाना। समझ लगाना, थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाना कि सर ने क्या बताया था, ट्रेड मतलब होता है बिज़नेस, बिज़नेस एक्सपेंस मतलब बिज़नेस का एक्सपेंस, तो बिज़नेस का एक्सपेंस तो यहाँ आएगा। जब तक हमें बिल्कुल क्लियर ना हो जाए ना कि भई ये तो डायरेक्ट खर्चा है, तो वो सारे क्या मानते हैं हम इनडायरेक्ट और इसकी डेफिनिशन भी यही थी याद करो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज़ एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट डायरेक्ट। तो जब आपको लग रहा है भई ये डायरेक्ट नहीं है, तो वो क्या होगा पक्की बात है इनडायरेक्ट होएगा। आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस या ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद हम मेरी बुक में लिखा हुआ है बेड डेट्स, उस पे मैं डॉट लगा चुका हूँ, तो वो हम कर चुके हैं। फिर लिखे कैरेज, अब कैरेज के आगे ना इनवर्ड लिखा है ना आउटवर्ड, तो क्या मानूँ मैं इसको? वेरी गुड, तो हम इसको क्या मानते हैं भई कैरेज इनवर्ड मानते हैं कि बिज़नेस फैक्ट्री के अंदर वो जो सामान लाते हैं उसका खर्चा है। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे टू कैरेज, ठीक है? तो कैरेज कितना है ₹1500 ₹1500 उसके बाद क्या है फ्यूल एंड पावर, तो टू फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर मैंने आपको बताया था कि कहाँ यूज़ होता है? फैक्ट्री में यूज़ होता है। शोरूम में थोड़ी यूज़ होएगा फ्यूल एंड पावर। तो ये क्या है? फैक्ट्री का खर्चा है और ये कितने रुपए है? ₹1000। और अब हमारी सारी आइटम हो गई हैं, सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, सारी ट्रायल बैलेंस वो जो है आइटम ट्रायल बैलेंस वाली वो भी हो चुकी हैं। एक चीज़ हमारी ऐसी नहीं है जो बची हो, हमने सारी की सारी आइटम उतार दी हैं और आपका क्वेश्चन कंप्लीट, अब तो कैलकुलेशन रह गई है बस। तो क्या ये तरीका सही नहीं है जो जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ कि पहले एडजस्टमेंट खत्म कर दो और फिर आपका क्वेश्चन कैसा बन जाएगा वो? जैसा कि आप पढ़ते आए हो, जैसा कि आप पिछले चैप्टर में करते आए हो। हाँ, तो मैं इसलिए क्या कहा था, मैं इन दोनों को सेम चैप्टर मानता हूँ, मैं नहीं मानता कि ये अलग-अलग चैप्टर हैं, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है एग्ज़ाम में, पहले एडजस्टमेंट्स को करना है, ऊपर डॉट लगा लो, उससे रिलेटेड वाली एडजस्टमेंट जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में है, उसको डॉट लगा दो और पहले उनको कर दो। और फिर आपको क्या लगेगा भाई मेरी एडजस्टमेंट्स पूरी हो गई हैं, अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, अब तो बस मेरे को वो कॉपी पेस्ट करना है कि भाई कैपिटल है, मेरे को इतना पता है कि ये बैलेंस शीट में आएगी, भाई ये क्रेडिटर है, मुझे पता है भाई बैलेंस शीट में आएगा, ये रिटर्न आउटवर्ड है भाई मुझे पता है ट्रेडिंग में आएगा। फिर तो आपका बिल्कुल मतलब बच्चों वाली चीज़ रह जाएगी, फिर तो आपको बस ये है कि लिख देख के उतारते रहना है और लास्ट में कैलकुलेशन करनी है और वो हम भी अब कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1,05,000 में से 5,000 गए तो आ गया 1,00,000 रुपए। और यहाँ 1,64,000 में से 3,000 गए तो आया 1,61,000 रुपीज़। अब ज़रा हम करते हैं टोटल और देखते हैं कौन-सी साइड आ रही है बड़ी। पहले देखते हैं थोड़ा-सा हमको इधर एक 50 आ गया, उधर 14 है, उधर फिर 20 भी है, 1,70 तो मेरे को तो लग रहा है ये वाली साइड बड़ी है क्योंकि इसमें तो 1,70 तो ऊपर तीनों का ही टोटल आ रहा है 1,70 उसके बाद फिर 10,000 लगभग और है। तो 1,80 यहाँ तो 1,80 बन ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये वाली साइड बड़ी आ रही है मतलब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं इनकम से। इसका मतलब मेरे को क्या आने वाला है ग्रॉस लॉस आने वाला है इस वाले क्वेश्चन में। तो 0, 0 फिर आ गया 5 फिर आ गया 8 और 1 9 और 1 10 1 और 2 3 और 5 8 1,80,500 अब इधर कर लेते हैं 0, 0 5 में 0 जोड़ा 5 आ गया, 1 और 4 5 और 5 10 1 आ गया, 1 और 6 7 और 1 8 8 का 0 नीचे आ गया और ये मतलब 0 0 आएगा, ₹5,000 मतलब आ रहा है। ₹5,000 हमारा हाँ जी, 5,000 हमारा क्या आ गया ग्रॉस लॉस आ गया। तो लिख दिया बाय ग्रॉस लॉस ₹5,000 ठीक है जी? ठीक है, ग्रॉस लॉस आ गया ₹5,000 अब ये ग्रॉस लॉस कहाँ चला जाएगा? क्रॉस में चला जाएगा। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं युवराज? मतलब मैं समझा नहीं। क्या भूल जाओ? अच्छा, नहीं तो और फिर कहाँ लिखोगे? यहाँ नीचे कह रहे हो?
नहीं, नहीं, मैं तभी कहा है कोशिश करो कि ना आप बड़ा बनाओ। और बड़ा आप बड़ा बना दो ये अकाउंट, छोटा मत बनाओ। ठीक है ना? मतलब फिर वो नंबर कटेंगे फिर, पक्की बात है, क्योंकि नीचे लिखोगे इधर-उधर तो फिर टीचर को भी देखने में भी गंदा लगेगा और आपके फॉर्मेटिंग से भी बाहर चली जाएगी ना चीज़। तो फिर वो टीचर ना मतलब मेरे जैसा भी हो तो मैं भी 12 में से 1-2 नंबर तो काट ही लूँगा अगर ऐसे उल्टा-सीधा हो, क्योंकि आपको कह रहे हैं कि भाई बड़ा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा बनाने के नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आपने छोटा बना दिया फिर ये यहाँ लिख रहे हो, कचड़-पचड़ कर रहे हो तो फिर वो नंबर कट जाएँगे। बात समझ रहे हो? इसलिए मैं आपको कहता हूँ बड़ा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आपको, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं शीट के, आप बड़े-बड़े बनाओ अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एक पेज पे पी-एंड-एल बनाओ, एक पेज पे बैलेंस शीट बनाओ। कई स्टूडेंट करते हैं सच में ऐसा। एक पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, एक पेज पे पी-एंड-एल अकाउंट बनाते हैं, एक पेज पे बैलेंस शीट। तो आप ऐसे बनाओ, दिक्कत ही नहीं है, लेकिन छोटा नहीं बनाना। तभी मैंने है ना पहली क्लास में बोला था प्लीज़ कि आप कोशिश करना कि छोटा ना बने, तो फिर वो बेकार हो जाएगी प्रेज़ेंटेशन, आपको खुद देखने में भी गंदा लगेगा। हाँ जी, ग्रॉस लॉस आ गया 5,000 यहाँ से यहाँ। अब हम क्या करते हैं, अगर अब आप ध्यान से देखो तो हमारी इनकम तो कोई है ही नहीं। ग्रॉस लॉस आया और इनकम एक नहीं है। तो पक्की बात है क्या आने वाला है, हमारा नेट लॉस आने वाला है, क्योंकि कोई इनकम ही नहीं है हमारी। ये तो खाली पड़ी है ये वाली साइड। सारे खर्चे-खर्चे और एक्सपेंस ही हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ का टोटल करते हैं और जितना आएगा वही हमारा नेट लॉस भी बन जाएगा, क्योंकि इधर 0 है तो इसमें से इस 0 को माइनस करेंगे वही आ जाएगा। एक बार निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, 0, 0 9 और 5 और 4 9 और 7 16, 16 और 4 20 और 7 27, 27,900। तो 27,900 यहाँ भी लिख देंगे और ये आ गया बाय नेट लॉस 27,900। और ये 27,900 कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पे माइनस में नेट लॉस, क्योंकि लॉस है तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी इसलिए माइनस करेंगे। कितना, 27,900। ठीक है जी, अब इसको कर ही लेते हैं माइनस। मतलब 1 लाख में से हमें 37,900 माइनस करने हैं। तो 1 लाख में से 37 का कितना आएगा, 63, 62,100 आएगा मेरे हिसाब से, है सही बोल रहा हूँ मैं, 62,100। तो 62,100 आ गया। और अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। तो यहाँ करेंगे तो ये आएगा 500 और 2 और 2 4 और 5 9 और 6 और 1 7, 79,500। अब यहाँ का भी देखते हैं, ये आ गया 500, उसके बाद 4 और 6 10, 10 और 9 19 और 1 और 1 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7, 79,500 इधर का भी टोटल आ गया। इसका मतलब हमने सही क्वेश्चन करा है और हमारा आंसर मैच कर गया, मतलब बैलेंस शीट मैच कर गई। तो इसका मतलब सही है। इस क्वेश्चन में मैं बार-बार बोल रहा हूँ, एक फायदा यही है, आप लोगों को ना मतलब सॉल्यूशन मतलब ऐसे एक तरीके से मतलब सॉल्यूशन ही मिल गया। दोनों साइड इक्वल आ गई तो आपको भाई पता चल गया भाई हमने सही करके आए हैं एग्ज़ाम में। तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो दिक्कत थी कुछ क्वेश्चन में, मतलब आप एक बात समझो, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होने वाला है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, विद एडजस्टमेंट ही आएगा। अगर आपने एडजस्टमेंट सारी कर ली, तो आप समझो 99% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। मानते हो ये बात? क्योंकि दिक्कत अगर आपको आएगी तो एडजस्टमेंट में आएगी। वरना जो ट्रायल बैलेंस वाली आइटम है कोई मुश्किल थोड़ी है। वो तो आपको सब पता चल गई है। जैसे चलो युवराज को भी कन्फ्यूजन हो गई थी मोटर कार या कार एक्सपेंसिव, अब क्लियर हो गया। लेकिन आप खुद समझो, ट्रायल बैलेंस में जो आइटम जो ऊपर आइटम दी हुई है, मुझे नहीं लगता उसमें आप किसी में फंसोगे। तो जो इंसान फंसता है इसमें, इन क्वेश्चंस में जो नंबर कटते हैं स्टूडेंट के, वो कटते हैं एडजस्टमेंट को ना समझ पाने की वजह से, एडजस्टमेंट में गलती की वजह से। अगर आपने एडजस्टमेंट सही कर दी तो आप समझो 99% आपके बैलेंस शीट के टोटल इक्वल आने वाले हैं, ठीक है? तो इसलिए एडजस्टमेंट्स पे बहुत ध्यान से, मतलब उसको अच्छे से ध्यान देना है उस पे, एडजस्टमेंट्स पे। पहले तो माइंड में ये रखना भाई एडजस्टमेंट है, तो वो 2 जगह जाएगी। अब जैसे हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, अब आपने देखा मैंने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखा, फिर मैं आगे बढ़ने वाला था, फिर मुझे याद आया नहीं भाई क्लोजिंग स्टॉक है, ये तो एक एडजस्टमेंट है, 2 जगह जाएगी। फिर मैंने फटाफट से पहले यहाँ लिखा। तो एक चीज़ दिमाग में रखना भाई, एडजस्टमेंट पक्की बात है 2 जगह जाएगी, तो उसका दूसरा इफ़ेक्ट ढूँढो। एक आपको तुरंत मिल जाएगा, दूसरा इफ़ेक्ट ढूँढो कहाँ जाएगा और उसको वहाँ लिखो, आगे बढ़ो। फिर 3rd एडजस्टमेंट, 4th एडजस्टमेंट, 5 एडजस्टमेंट जितने भी आए हैं एग्ज़ाम में, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो हमें इतना क्वेश्चन देगा कि हमको वो 20-25 मिनट में कर पाएँ, मतलब, ठीक है ना? या तो एडजस्टमेंट अगर 6 दे देगा, तो ऊपर ट्रायल बैलेंस वाली आइटम्स बहुत कम देगा।
या अगर एडजस्टमेंट 3 दे देगा, तो ऊपर ट्रायल बैलेंस वाली आइटम ज़्यादा दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा कि सर हम तो 1 घंटे में ही करते रहे, हमने 1 घंटे में फाइनल अकाउंट खत्म करा है। तो इसका कई स्कूल में 8 आता है, कइयों में 12 आता है, तो 12 नंबर का मान के चलो आपको 12 नंबर का आने वाला है, तो इसलिए इसको आपने कंप्लीट करना है 12 नंबर के क्वेश्चन को 25 मिनट के अंदर। 25 मिनट। हाँ, तो आपका 8 तो 8 नंबर का देंगे आपको फिर ये क्वेश्चन।